आज हम जो विषय पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कला शिक्षा, यानी इंग्लिश में इसको आर्ट एजुकेशन भी कहते हैं। ये हम यहाँ पर जो है पहली वीडियो है इस विषय की, जिसमें हम यूनिट 1 को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो जो पहली यूनिट है इसका नाम है कला और कला शिक्षा का ज्ञान। जब है ही आर्ट एजुकेशन तो हम फर्स्ट यूनिट में इसी को पढ़ेंगे कि आर्ट और आर्ट एजुकेशन ये दोनों ही चीजें क्या हैं और इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो जब हम ये पढ़ना शुरू करते हैं ना इस यूनिट को, तो इसके अंदर जो हमारे टॉपिक्स हैं, सबसे पहले आता है एस्थेटिक्स, है ना। आप इसको एस्थेटिक्स बोल सकते हो और हिंदी में हम इसे बोलते हैं सौंदर्य शास्त्र। सुना है आपने, सौंदर्य शास्त्र यानी सुंदरता, यानी कि जो दिखता सुंदर है ना ऊपर से, हम किसे सुंदर कहते हैं, जो हमें सुंदर दिखाई देता है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं सौंदर्य शास्त्र को, क्योंकि सुंदरता ही क्या करती है कि मनुष्य को अट्रैक्ट करती है। खासकर छोटा बच्चा जिसके अंदर इतनी समझ में नहीं होती कि क्या चीज सही है और क्या गलत, तो जो सौंदर्य शास्त्र होता है वो उसको बहुत ही ज्यादा आकर्षित करता है। तो क्या होता है ये सौंदर्य शास्त्र या फिर एस्थेटिक्स? यह वह शास्त्र है जिसमें कलात्मक कृतियां, यानी कि जो कृति होगी या कोई भी चीज, कृति का मतलब कोई भी चीज हो गई, वो क्या होगी, या फिर रचनाएं जो होंगी वो क्या होंगी, आदि अभिव्यक्त होने वाला कार्य किया जाए। हाँ जी, ये वह शास्त्र है जिसमें जो कृतियां और रचनाएं होंगी वो कलात्मक होंगी, यानी कि सौंदर्यात्मक होंगी, उसमें सुंदरता होगी दिखने में। चाहे आप एक पॉट सजाते हैं, चाहे आप कुछ लिखते हैं, वो इतना सुंदर होगा, अट्रैक्टिव होगा, है ना। उसके बाद किसी भी सुंदर वस्तु को देखकर होने वाला आकर्षण, जैसे कि मैंने पहले बताया, सौंदर्य शास्त्र का मतलब ही है कि आकर्षण हो और बच्चा उसकी तरफ खिंचाए या उसके प्रति रुचि लेने लगे। जैसे कि कोई चित्र हो गया, आपने कोई चित्र प्रस्तुत किया बच्चों के सामने, जो बच्चा कभी भूले ना, उसे हमेशा याद रहे। या कोई कविता सुनाई आपने, इस तरीके से सुनाई, गाकर सुनाई, उसके शब्द इतने अच्छे थे कि बच्चा उसको समझता है और याद रखता है। या फिर कोई भी रचनात्मक कार्य आपने किया या बच्चों से करवाया। तो ये तो था हमारा सौंदर्य शास्त्र। अब आपके प्रश्न आता है पेपर में कि सौंदर्य शास्त्र की आवश्यकता क्या है, या उपयोगिता, या भूमिका, या महत्व। इन चारों ही सवालों का आंसर ना सिर्फ एक ही होगा। चाहे आपसे पेपर में पूछे सौंदर्य शास्त्र की आवश्यकताएं क्या क्या है, यानी इंपॉर्टेंस होगी, उपयोगिता क्या क्या है, महत्व क्या क्या है और भूमिकाएं क्या है, आपको इन सब में सेम पॉइंट्स ही लेने हैं। पहला पॉइंट आ जाएगा सौंदर्य की भावना व संस्कृति विरासत के प्रति जागरूकता, कि जो सौंदर्य की भावना होनी चाहिए, चीजें सुंदर होनी चाहिए, और सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूकता होगी हमारी इसमें, कि जो हमारी संस्कृति चलती आ रही है पुराने टाइम की, हम उसे भूलेंगे नहीं। जो हमें पुरानी रचनाएं या फिर रचनात्मक चीजें मिली हैं, या फिर हमें जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए कि फूलों से रंग बनाना, तो हम उसको जो है अभी भी इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद दूसरी चीज आती है दुनिया के सुंदरता को देखने की क्षमता। देखो, जब आप सुंदर चीजें प्रस्तुत करोगे तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर ये चीज भी आएगी कि वो दुनिया में जो सुंदर चीजें हैं वो देख पाएंगे कि हाँ, क्या चीज सुंदर है और क्या चीज नहीं है, किसमें क्या कमी है, वो ये निकाल पाएंगे। तीसरी बात, सुंदर वस्तुओं की देखने व सराहना करने की क्षमता आएगी बच्चों में, कि अगर वो कोई अच्छी चीज देखते हैं तो वो उसकी सराहना करेंगे, है ना, उसके बारे में अच्छा कहेंगे, उसको मतलब रिमार्क्स देंगे, है ना, जैसे हम देते हैं बच्चों को गुड, वेरी गुड, या फिर कुछ कमी रह गई तो बता देते हैं। तो बच्चा भी ना ये चीज देख पाएगा कि क्या कमी रह गई है, क्या चीज अच्छी है, और जो चीज अच्छी है वो उसके लिए बहुत सारे रिमार्क्स भी देंगे। चौथी बात, सटीक विज्ञान एवं नैतिकता की नींव। जब सौंदर्य शास्त्र की बात की जाती है तो विज्ञान और नैतिकता की नींव भी डाली जाती है, क्योंकि मैंने बताया ना कि नैतिक जो मोरल वैल्यूज होती है, हम बच्चे को मोरल वैल्यू सिखाना चाहते हैं। मान लो कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, तो ऐसे हमारे बोल देने से थोड़ी ना बच्चा मान जाएगा। हम उनको कोई कहानी सुनाएं, कोई कविता सुनाएं, जिसके माध्यम से बच्चा ये समझेगा, है ना। विज्ञान में भी कई बार क्या होता है कि हम प्रैक्टिकल्स करके दिखाते हैं, सुंदर तरीके से करके दिखाते हैं, तो बच्चा उसको अच्छे से समझता है। पांचवी बात, अपने हाथों व दिमाग में सुंदर सृजन की क्षमता का विकास करेगा बच्चा। वो अपने हाथों से सुंदरता उभारने की कोशिश करेगा किसी भी चीज को। उसका दिमाग भी जो है काम करने लगेगा धीरे धीरे, कि हाँ, मैं और कैसे अट्रैक्टिव बनाऊं, मैं फ्लावर्स लगा सकती हूँ, मैं इसमें कलर्स भर सकती हूँ, है ना, चित्र लगा सकती हूँ फाइल में। तो ये चीजें अपने आप ही बच्चे के अंदर आती हैं।
अगली बात कि अन्य विषयों में भी सहायक होता है सौंदर्य शास्त्र। उसके बाद सृजनात्मक मस्तिष्क का विकास होता है, मानसिक खुशी मिलती है बच्चे को, शारीरिक क्रियाओं का विकास होता है, बच्चा शरीर से क्रियाएं करना चालू करता है, और सुंदर भावनाओं का विकास। बच्चा जब सुंदर कार्य करेगा तो उसकी भावनाएं भी सुंदर हो जाती हैं। थोड़ी सी बातें और बताना चाहूंगी मैं सौंदर्य शास्त्र के बारे में कि जो सौंदर्य शास्त्र हमारा एस्थेटिक्स जो है वो सबसे ज्यादा 4 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए आवश्यक होता है। और यही तो हमारा प्राइमरी स्टेज होता है बच्चों का, प्राइमरी लेवल होता है ना 4 से 12 साल के बच्चों का। उसके बाद क्या है, दर्शन की ही शाखा है। हाँ जी, जो हमारा सौंदर्य शास्त्र है ये दर्शन शास्त्र का ही एक हिस्सा है और कला साहित्य और सुंदरता से ये संबंधित है। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डॉक्टर हरिद्वारी लाल ने कहा है कि सुंदर वस्तु और सौंदर्य गुण है, यह बाहरी या फिर वस्तुगत ही होता है। कि जो सुंदरता होती है ना, जो सौंदर्य शास्त्र होता है वो बाहर ही है, बाहर से देखते ही बच्चा उसकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा कला शिक्षण, जिसमें कि दृश्य कला, कला प्रदर्शन आएगा और प्राथमिक स्तर पर इनका महत्व। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कला शिक्षण की। तो क्या होता है भाई कला शिक्षण, जो हम पढ़ रहे हैं, जो कि हमारा विषय है, क्या होता है कि ये सृजनात्मक विकास हेतु पाठ्यक्रम का एक अभिन्न हिस्सा है। क्या किया गया है, बच्चों में सृजनात्मक विकास हो इसलिए हमने इसको एक विषय बना लिया है और हम इसे पढ़ रहे हैं। इसके अंदर जो होती हैं कलाएं जो हम सीखते हैं उससे बच्चे में क्या क्या लाते हैं, उत्सुकता आती है बच्चे में, है ना, किसी भी काम को करने के लिए कल्पनाएं करते हैं बच्चे, उनमें सृजनता आती है, सौंदर्यानुभूति होती है जो मैंने ऊपर बताया सौंदर्य शास्त्र, इन चीजों का विकास होता है बच्चों का। और इसके अंदर हम क्या क्या सिखाते हैं, कलाएं के अंदर चित्रकला सिखाते हैं, मूर्ति कला, सज्जात्मक कला, है ना, यानी सजाने वाली चीजें, संगीत, नृत्य, थिएटर, ड्रामा इत्यादि। तो कला शिक्षण के अंदर ये सारी ही चीजें आ जाती है ना, क्योंकि सिर्फ किताब खड़े होकर पढ़ देना ही काफी नहीं है बच्चे के लिए। साथ ही साथ कला शिक्षण से बच्चे का वंशानुगत या फिर छुपी हुई जो क्षमताएं होती है बच्चे के अंदर, जो हिडन टैलेंट होता है वो बाहर आता है। अब बात करते हैं कला दृश्य की या फिर दृश्य कला, जिसे हम विजुअल आर्ट कहते हैं। अब ये क्या होता है कि ये मुख्यतः दृश्य प्रकृति की होती है। दृश्य यानी जो हमें दिखाई दे, हम उसको देखते हैं, ठीक है, इसीलिए हम इसको विजुअल आर्ट भी कहते हैं। जैसे कि रेखा चित्र हो गया, हम कोई ड्राइंग देखते हैं, चित्रकला देखते हैं, मूर्ति कला या वास्तुकला, जैसे कोई मूर्ति बनी हुई देख ली हमने, या कोई बिल्डिंग बनी हुई है उसका वास्तुशास्त्र देख लिया कि गेट कहाँ पे है, विंडो कहाँ पे है ना। तो ये सारी चीजें हम अपनी आंखों से देखते हैं और हाथों से ये चीजें बनाई जाती हैं। फोटोग्राफी, चलचित्र, ये सारी क्या होती है, भौतिक वस्तुएं होती हैं, यानी कोई ना कोई चीज हो रही है, ऐसी कोई अदृश्य चीज नहीं है, ये भौतिक चीज है, भौतिक वस्तु, यानी कि ये कोई चीज है और ये जगह भी घेरती है। उसके बाद एक पॉइंट और है दृश्य कला में कि आज के टाइम पे ललित कला और हस्तकलाओं को भी हम इसमें दृश्य कला में ही जोड़ते हैं। अब आप कहेंगे ये ललित कला क्या होती है और हस्तकला क्या होती है, तो मैं ये भी क्लियर कर देती हूँ। ललित कला जो होती है ये मात्र मनोविनोद के लिए होती है। ललित कला यानी कि जिसे देखकर हमारा मन ललायित हो जाए, है ना, मन हमारा खुश हो जाए, मनोविनोद यानी मन की खुशी के लिए। इसके अंदर सौंदर्य और लालित्य से आश्रित होता है, इसके अंदर सौंदर्य होगा और क्या होगा, लालित्य यानी आकर्षण होगा। जैसे कि गीत, संगीत, नृत्य, नाट्य, जब हम इन चीजों को देखते हैं तो हमें सुंदरता का अनुभव होता है ना, हमारा मन खुश होता है, हम एंटरटेन होते हैं। तो यही होती है हमारी ललित कलाएं। ललित कलाओं को भी हम किस में पढ़ते हैं, दृश्य कला में। दूसरी चीज है हस्तकला, इसे भी हम कहाँ पढ़ते हैं, दृश्य कला के अंदर। अब हस्तकलाएं क्या होती है, आपने पहले भी सुना होगा, हैंडीक्राफ्ट यानी हाथों से बनाई हुई चीजें, ऐसे कलात्मक कार्य जो उपयोगी व सजाने के काम आए। जैसे कि आपने हाथों से टोकरी बुन ली, है ना, स्वेटर बुन लिया, या फिर आपने सजाने की कोई चीज बना दी, तो ये सब हस्तकलाएं होती हैं। ये क्या होती है, हाथ या फिर सरल औजारों से बनाई जाती हैं। मतलब इसमें बड़े बड़े मशीन नहीं चाहिए, फैक्ट्री में हमें खिलौने नहीं बनाने, अपने हाथों से कोई डॉल बनानी है, कोई सजाने की चीज बनानी है, तो ये होती हैं हस्तकलाएं। इसके अंदर ना धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व भी छुपा होता है। जैसे कि अगर हिंदू धर्म से रिलेटेड कोई व्यक्ति है तो वो हस्तशिल्प में क्या करेगा, कृष्ण जी के कपड़े बनाएगा, है ना, या फिर कोई मूर्ति सजाएगा, मुकुट बनाएगा। तो इसमें हमें कहीं ना कहीं संस्कृति और धर्म भी दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल कि कश्मीर में जो है कढ़ाई वाली शॉल मिलती है, आपने देखा है, और राजस्थान में बंधनी काम के वस्त्र होते हैं। वस्त्रों पे ना एक कढ़ाई की जाती है जिसे बंधनी कहते हैं।
चलिए, ये तो था हमारा विजुअल आर्ट। अब आते हैं आर्ट परफॉर्मिंग या फिर परफॉर्मिंग आर्ट, जिसे हम हिंदी में कला प्रदर्शन कहते हैं। अब आप देखेंगे कि विजुअल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट में अंतर क्या है। हमने देखा विजुअल आर्ट में हम चीजों को देखते हैं, हाथों से करते हैं, लेकिन जब कला प्रदर्शन की बात होती है तो यहाँ पे हमें कलाकार की जरूरत पड़ जाती है ना। कलाकार यानी कि एक इंसान, वो क्या करेगा, अपने शरीर से, मुखमंडल से, भाव भंगिमा यानी एक्सप्रेशन आदि से क्या करेगा, कला का प्रदर्शन करेगा। यानी कि वो हमारे सामने खड़े होके अपने हाथों से, शरीर से, मुंह से, एक्सप्रेशन से हमारे सामने प्रदर्शन करेगा। इन्हें प्रत्यक्ष रूप से दर्शकों के सामने किया जाता है ना। अगर सामने खड़े इस स्टेज पे कोई डांस कर रहा है तो सामने कौन बैठे होंगे, ऑडियंस बैठे होंगे। इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, एक्टिंग आ गया, नाटक आ गए, ड्रामा आ गया, है ना। इसके लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, थिएटर चाहिए, संगीत चाहिए, स्टेज आदि चीजें हमें चाहिए। तो ये जो है विजुअल आर्ट से बहुत ही अलग है, और ये क्या है, परफॉर्मिंग आर्ट। तो अब आप समझ रहे होंगे इन दोनों में क्या अंतर है। आगे चलते हैं, प्राथमिक स्तर पर कला शिक्षा का महत्व सबसे इंपॉर्टेंट और जान है इस यूनिट का। ये क्वेश्चन आना ही आना है कि इसका इंपॉर्टेंट क्या है हमारे प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए। तो सीधी सी बात है, हम ऊपर भी पढ़ते आ रहे हैं, इससे क्या होगा, बच्चों को सक्रिय शिक्षार्थी बनाना। बच्चा जो हमेशा एक्टिव रहेगा क्लास में। ये नहीं कि आया क्लास में जो है हमने चैप्टर पढ़ दिया, वो चुपचाप बैठ सुन लिया, बात खत्म ना। बच्चा जो है एक्टिव आएगा, एक्टिव होगा, वो खुद अपनी अपने एक्सप्रेशंस देगा, अपनी बात रखेगा कि हाँ और होना चाहिए, या इंटरेस्ट लेगा क्लास में। संज्ञानात्मक योग्यताओं को बेहतर करना, कि बच्चा जो जो करता है अपनी डेली लाइफ में उसमें विकास होगा। मान लीजिए नॉर्मल लाइफ में वो घर जाता है, खाता पीता है, सोता है, होमवर्क करता है, लेकिन अगर वो कला शिक्षा से संबंधित चीजें करेगा, वो घर जाएगा, वो देखेगा, वो मूर्तियां सजाए, कहीं ड्राइंग बना रहा होगा, पत्तों से आर्ट कर रहा होगा, स्टोन आर्ट कर रहा होगा, है ना। तो ये चीजें बच्चों में अपने आप ही आ जाती हैं। तीसरी बात, पाठ्यक्रम के हर क्षेत्र में विषय वस्तु को समझने में सहायक, कि पाठ्यक्रम के जितने भी अलग विषय होते हैं, मैथ, साइंस वगैरह, उसमें भी बच्चा इन चीजों से, कला शिक्षा से सरलता लेता है। अन्य विषयों को समझने में सरलता, वही बात है, विद्यार्थियों में उत्सुकता पैदा करना, है ना। बच्चा हमेशा उत्सुक रहेगा चीजों को करने के लिए। विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास करना, सृजनात्मक विकास करना, वंशानुगत क्षमताओं का विकास करना, अप्रत्यक्ष क्षमताओं का विकास करना, यानी हिडन टैलेंट्स बाहर लेके आना, और कला बोध व कलात्मक व्यवहार विकसित करना, समूह कार्य यानी टीम वर्क लाना बच्चे के अंदर, और आत्मविश्वास में वृद्धि करना। बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। इसका टॉपिक आखिरी है इस यूनिट का, क्षेत्रीय कला व प्रारंभिक शिक्षा में इसकी सार्थकता। क्षेत्रीय कला क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं रीजनल आर्ट, है ना। क्षेत्रीय कला यानी किसी एक क्षेत्र से संबंधित, क्षेत्रीय किसी एक क्षेत्र से, है ना। तो समझते हैं ये क्या होता है, और इसका मतलब शिक्षा में क्या जरूरत है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इससे बच्चे को क्या लाभ होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्षेत्रीय कला क्या होता है। कला क्षेत्र के लोगों के बीच उनकी पारंपरिक संस्कृति को परावर्तित ये करता है, या फिर परिवर्तित ये करता है। क्या होता है क्षेत्रीय कला, कि किसी भी क्षेत्र के लोगों के बीच, मान लीजिए एक क्षेत्र, मान लीजिए कोई भी जगह है एक, वहां के जो लोग हैं, जो पुराने टाइम से रहते आ रहे हैं, वो अपने पारंपरिक संस्कृति को हमें दर्शाएंगे। मान लीजिए उनके दादा परदादा कैसे स्वेटर बुनते थे, कैसे डिजाइन्स बनाते थे, कैसी चित्रकलाएं करते थे, रंग कैसे बनाते थे, तो वो हमें जो है आज के टाइम पे देखने को मिलेगा जब हम क्षेत्रीय कला की बात करेंगे। अगली बात, क्षेत्रीय शिल्पकारों द्वारा तैयार की जाती है। हाँ जी, उस क्षेत्र के जो शिल्पकार होंगे ना, उनके अंदर ही वो टैलेंट होगा। मान लीजिए कि जैसे मैंने कहा, राजस्थान में बंधनी कढ़ाई की जाती है कपड़ों पे, तो वो लोग जितने अच्छे से वो कढ़ाई कर पाएंगे ना, हम यूपी वाले या फिर बिहार वाले या राजस्थान, राजस्थान वाले तो है ही, पंजाब वाले या सूरत वाले नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना, हाथों में टैलेंट होता है, तो जो पूर्वजों ने उनको दे दिया है, तो वो शिल्पकार उसमें निपुण होते हैं। विशिष्ट क्षेत्र व समुदाय से संबंधित, ये किसी विशिष्ट क्षेत्र या फिर समुदाय से संबंधित होता है, यानी किसी ग्रुप से या फिर किसी एक क्षेत्र से ये रिलेटेड होगा। मान लीजिए ग्रुप है जिसको वो काम आता है, तो वही वो काम बहुत अच्छे से करेंगे, देन उनके बेटे लोग करेंगे, देन उनके बेटे लोग करेंगे, है ना। तो इस तरीके से चीजें आगे बढ़ती जाएंगी, और पारंपरिक जो संस्कृति है वो बची रहेगी। इनका अपना ही सौंदर्य बोध होता है, इनकी सुंदरता अलग ही होती है। ऐसा नहीं है कि कश्मीर की शॉल की कढ़ाई अच्छी नहीं है और जो है राजस्थान की अच्छी है, नहीं। राजस्थान की अपने आप में अनूठी है और कश्मीर की अपने आप में ही अनूठी है, इनकी अपनी ही सुंदरता होती है।
विविध समुदाय जैसे कि गैर ईसाई हो गया, जनजातीय धार्मिक हो गया, व्यवसायिक इत्यादि समूहों के पारंपरिक कला के रूपों से ये संबंधित होता है। मैंने बताया कि मान लीजिए एक जनजातीय धार्मिक, मान लो कोई आदिवासी लोग हैं, वो रहते हैं जंगलों में, तो वो कैसे रहते हैं, वो खुद को कैसे तैयार करते हैं, वो बालों को कैसे बनाते हैं, संवरते हैं, सजते हैं, उनका अपना ही तरीका है। तो क्षेत्रवाद जो होता है वो हमें ये कला के क्षेत्र में भी देखने को मिल जाता है। अब करते हैं बात कि प्रारंभिक शिक्षा में इस क्षेत्रीय कला का क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है, क्या भूमिका है, या बच्चे इससे क्या सीखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो हम बात करते हैं। तो पहली बात कि बच्चों को भारत की बहुलवादी संस्कृति के बारे में जानकारी मिलेगी। बिल्कुल सही, कि जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे प्राइमरी लेवल के, वो समझ सकेंगे कि हमारे देश में कितनी ज्यादा विविधता है या फिर बहुलता है। कि देखो राजस्थान में कैसी कढ़ाई की जा रही है ना, मधुबनी पेंटिंग कहाँ की जा रही है, बिहार में, है ना, और कश्मीर की शॉल पे कढ़ाई कैसी की जा रही है, कश्मीर के लोग कैसे रह रहे हैं, इधर दक्षिण भारत के लोग कैसे कपड़े पहन रहे हैं। तो ये चीज बच्चे को देखने को मिलता है। इसे कहते हैं स्थानीय शिल्प, हर स्थान का अपना शिल्प। उसके बाद पारंपरिक और समकालीन कला को मान्यता प्रदान करना, कि जो पारंपरिक कला है यानी जो पुरानी कला है और आज के टाइम की जो कला है, दोनों को बचा के रखना। ऐसा नहीं कि अब नई नई फैक्ट्री आ गई है या मशीन आ गई है तो अब तो हम प्रिंटेड ले लेंगे, अब तो हम जड़ी वाला काम करा लेंगे, वो तो करा ही लेंगे, लेकिन जो हमारी पारंपरिक हमें शिल्प मिला हुआ है हम उसे भी समझेंगे और बचाकर रखेंगे। उसकी भी चीज बच्चे उसकी महत्वता को भी समझते हैं। तीसरा, शिल्पकारों के कौशलों का कदर करना। जो बच्चे हैं वो समझेंगे कि एक शिल्पकार यानी एक जो मजदूर होता है, या शिल्पकार यानी टैलेंटेड पर्सन जो हाथों से काम कर रहा है या फिर छोटे औजारों से काम कर रहा है, बच्चे उसकी कदर करना सीखेंगे कि हाँ इस काम को करने में कितनी मेहनत लगती है। क्योंकि जब बच्चा खुद करेगा ना, मान लीजिए बच्चे दिया सजाएगा ना, तो वो अहमियत जानेगा उस इंसान की जो दिया सजा कर बेच रहा है, उसने कितनी मेहनत की होगी, है ना। वरना तो बच्चा यही सोचता है हाँ भाई पैसे दे दिए, दिया खरीद लिया। लेकिन बच्चा जब खुद समझेगा ना कला को, तो वो कला वाले व्यक्तियों की भी सम्मान करेगा, समाज के प्रति उनके योगदान का सम्मान करेगा कि समाज में जो वो लोग हैं, शिल्पकार हैं, वो अपना योगदान दे रहे हैं। पांचवी बात कि हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग वह स्वरोजगार को प्रोन्नत करेगा। यानी जो हस्तशिल्प है, हाथों से जो शिल्प किया जाता है, कुटीर उद्योग यानी छोटे मोटे जो उद्योग होते हैं, बच्चा उन सबको क्या करेगा, उन्नति की ओर ले जाएगा, उनके लिए कुछ ना कुछ सोचेगा और करेगा। तो ये तो था हमारा यूनिट 1। तो बस इस यूनिट में इतने ही टॉपिक थे। अगर आपको लगता है कि कोई भी टॉपिक या पॉइंट छूट गया हो तो आप मुझे बता सकते हैं। वैसे ये पूरा यूनिट कंप्लीट हो गया है। तो आर्ट एजुकेशन का फर्स्ट यूनिट कंप्लीटेड।